तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन यहाँ पर एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा कराया जा रहा है। इसी क्रम में अच्छा, हमारी जो पिछली क्लास थी वो थी आपके सत्य असत्य के लिए हम उसको सॉल्व कर रहे थे और हम पहुंच चुके थे क्वेश्चन नंबर आपके 17 तक। मैंने आपको बताया था 13वें क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि संख्या कैसी एक भाज्य संख्या है, भाज्य है तो ये क्यों है। फिर आपका अगला क्वेश्चन था 14। यहाँ पर आपकी सारी अभाज्य संख्या दे देगी 17, 23 और 29। ये भी एक अभाज्य संख्या। आपसे बोला है कि क्या दो इनका HCF या महत्तम समापवर्तक होता है, तो बिल्कुल नहीं, ये गलत है क्योंकि इनका महत्तम समापवर्तक एक ही होगा। ठीक है, अब देखिए 15वें क्वेश्चन से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। 15वें क्वेश्चन में क्या दे रखा हमारा, 15वें क्वेश्चन में है कि यदि p एक भाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करते हैं तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। एकदम सत्य कथन है, ये हमारे लिए सत्य होने वाला है। फिर 16वां है, घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। तो बहुपद क्या होता है, जिसमें आपके एक से ज्यादा पद हो उसको आप बहुपद बोलते हैं। फिर हमें कितना बोला, घात 2 के, इसकी अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये घात 2 है, घात 2 का मतलब होता है इसके 2 शून्यक होंगे। और हमसे बोला है कि घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं, जबकि ये गलत है। कितने शून्यक होंगे इसके शून्यक होंगे 2, तो ये आपका गलत होगा। ठीक है, किसी बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक होंगे तो ये गलत है क्योंकि इसके शून्यक कितने होने वाले हैं, 2। फिर चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। बिल्कुल, चर x के बहुपद में ये जो बस आपका कोई बहुपद है, इसमें x की जो अधिकतम घात होगी वो क्या कहलाएगी, उच्चतम घात जो होगी वो बहुपद की घात कहलाती है। एकदम राइट आंसर है। फिर यदि प्रायिकता PE बराबर 0.05 हो तो E नहीं की प्रायिकता 0.05 होगी। एकदम गलत कथन है, क्योंकि प्रायिकता जो आपकी होती है, क्या होती है प्रायिकता के लिए मैंने क्या बताया था कि प्रायिकता होने की प्लस, जैसे PE होने की घटना या प्रायिकता या नहीं होने की संभावना दोनों क्या होती है, एक होती है। हमें यहाँ पर बोला होने की संभावना 0.05 और नहीं होने की वही का वही दे दिया, तो ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि इसको एक में से माइनस करेंगे तब ये नहीं होने की संभावना आएगी। ठीक है, फिर 20वां क्वेश्चन हमारा है। 20वां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 20वें क्वेश्चन में दिया हुआ कि बीजी व्यंजक x स्क्वायर माइनस 2 रूट x प्लस 7 बहुपद नहीं है। तो बिल्कुल सत्य है। क्यों, क्योंकि बहुपद में x की घात, जैसे ये घात 2 है, माइनस 2 है, ये 2 रूट x है, तो इसमें जो x है 2 रूट x दिया है, इसमें जो x है इसकी घात कभी भी भिन्नात्मक और ऋणात्मक। भिन्नात्मक कैसे ही है, क्या इस 2 इंटू एक्स की घात रूट एक्स को मैं 1/2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं कि ये भिन्न है कहीं ना कहीं। तो इसमें x की घात कभी भी भिन्नात्मक नहीं होगी, और यदि x की घात ऋणात्मक भी होती तो ये भी ये बहुपद नहीं होता। क्यों, क्योंकि किसी भी बहुपद में x की जो घात होगी कभी भी भिन्नात्मक और ऋणात्मक नहीं होगी, वो बहुपद आपका नहीं होगा। ठीक है, यदि घात आपकी है भिन्न और ऋणात्मक मिलती है तो वो बहुपद नहीं होगा। चलिए, बहुपद नहीं है, एकदम हमारा सत्य कथन है। फिर 21वां देखिए, 21वां क्वेश्चन है आपका कि शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है। शून्य बहुपद की घात कैसे, जैसे मैंने आपको लिख दिया कि यहाँ पर कोई नंबर लिख दिया x, जैसे ठीक है हम यहाँ पर लिखते हैं एक नंबर, मैंने आपको लिख दिया 2 प्लस 5x प्लस एक अचर पद में ले लेता हूं 3। अब क्या मैं इसको 2x की घात 0 लिख सकता हूं, क्योंकि x की घात 0 का मतलब 1 होता है, 1 का 2 में गुणा होगा, फिर से ये 2 बन जाएगा, प्लस 5x प्लस 3। तो x की घात 0, बिल्कुल ऐसा हम इसको नहीं लिख सकते हैं। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। एकदम सत्य कथन ये आपका यहाँ पर होने वाला है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अचर बहुपद की घात शून्य होती है। बिल्कुल, अचर बहुपद, जैसे मैंने आपका एक नंबर ले लिया 5, ठीक है, अब 5 है, क्या मैं इसके बगल में x की पावर 0 लिख के कर सकता हूं, तो ये आपका एक अचर बहुपद होगा। अब अचर बहुपद है, x की घात 0 या किसी भी संख्या की घात 0 होगा तो उसका मतलब होता है 1, या चाहे आपको 1 लाख दे दे या 1 करोड़ दे दे, यदि उसके घात में ऊपर 0 है तो वो उसका मतलब होता है 1। तो x की घात 0 मतलब हो जाएगा 1, क्या 1 का 5 में गुणा ऊपर फिर 5 बन जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5x की घात 0। अब
की घात शून्य होती है, बिल्कुल घात शून्य है इसकी। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि अचर बहुपद की घात शून्य होती है, बिल्कुल हमारा ये कथन सत्य है। ठीक है, बहुपद की घात अपरिभाषित होती सत्य है, और अचर बहुपद की घात शून्य होती है, ये भी हमारा क्वेश्चन सत्य है। चलिए, दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, बिल्कुल अनेक हल आपके वहां पर मिल सकते हैं। फिर रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसकी निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। बिल्कुल, कोई भी रैखिक समीकरण होता है, प्रत्येक हल उसकी निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। बिल्कुल, ये आपका सही होने वाला है। इसको मैंने आपको ग्राफ के माध्यम से बताया था कि रेखा जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी उसके उतने ही हल होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, जब मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखे। क्वेश्चन नंबर आपका होने वाला है 25। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे लिए दे रखा है कि समीकरण युग्म 3x समीकरण युग्म 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7 का हल असंगत होगा। अब संगत है या असंगत, इसका कैसे पता लगाएंगे? पहले हम इसकी तुलना करेंगे किससे? a1 की वैल्यू है आपकी 3, a2 की वैल्यू है आपकी 2, फिर आपकी b1 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है माइनस का 3। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? बिल्कुल भी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, मतलब इसका एक अद्वितीय हल होगा। अब समीकरण युग्म असंगत कब होता है? जिसके कोई हल ना हो वो आपका असंगत होता है। तो ये जो क्वेश्चन दिया रहा है ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको पिछली वीडियो में बताया था कि समीकरण युग्म के जो हल होते हैं संगत कब होते हैं, असंगत कब होते हैं, और रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती हैं, समांतर कब होती है, संपाती कब होती है, उनको मैंने बहुत अच्छे से आपके बहुपद वाले चैप्टर में बताया। आप चाहे तो वहां पर जाके वीडियो पूरा इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब असंगत होता है तो बिल्कुल ये हमारा असंगत नहीं है, इसका आपका आंसर जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका एक अद्वितीय हल होगा, तो ये समीकरण युग्म संगत होगा। अब यदि रेखाएं समांतर है तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं। बिल्कुल, मैंने ग्राफ के माध्यम से इसको बताया था। समांतर रेखाएं का मतलब होता है वे रेखाएं जो कभी भी नहीं मिलती। ठीक है, अब ये आपका एक ग्राफ है, ये एक रेखा जा रही है, ये भी दूसरी रेखा, जब ये आपस में मिल ही नहीं रही हैं तो इनका हल कैसे होगा? तो यहाँ पर रेखाएं समांतर है तो समीकरण युग्म का कोई हल आपका नहीं होगा। बिल्कुल कथन हमारा सत्य है कि यदि प्रतिच्छेद करेंगे तो उनका हल होगा, संपाती होगी तो अनेक हल हो जाएंगे, और समांतर होगी तो कोई हल नहीं होने वाला है। कोई हल नहीं होता है तो बिल्कुल ही सत्य है। फिर यदि रेखाएं समांतर है तो समीकरण में बिल्कुल एकदम राइट है। यदि रेखाएं संपाती है तो समीकरण निकाल के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। संपाती है मतलब ये ऐसे इस ग्राफ के ऊपर ये ऐसे कई सारी जगह पर इसको टच करते हुए जाती है, मतलब संपाती है, या एक दूसरे के ऊपर ये लाई करती हैं तो अनेक हल उसके होने वाले हैं। एकदम सा राइट है। द्विघात समीकरण युग्म, फिर आपका दिया द्विघात समीकरण युग्म 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति वास्तविक है। अब मूलों की प्रकृति कैसे चेक करेंगे? मूलों की प्रकृति आपका विविक्तीकरण होता है d बराबर d स्क्वायर माइनस 4ac, जहां पर हमारे ये काम आने वाला है। अब मूल कैसे चेक करेंगे? मूल के लिए b की वैल्यू अपनी ये a की वैल्यू होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब ये abc उठाकर हम यहाँ पर पुट करेंगे। 4 की वैल्यू दे रखी है हमें b में, माइनस 4 a की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2, c की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3। 4 चुको होता है आपका 16 माइनस 4 दूनी 8 और 3 हो जाएगा आपका 24। तो यहाँ पर ये 24 क्या है आपका 16 में से 24 आपके जाएंगे तो माइनस का आपको बचने वाला है 8। चूंकि जब ये आपकी वैल्यू माइनस में आती है तो मूल आपके काल्पनिक होते हैं। कैसा होते हैं? मूल आपके काल्पनिक होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति वास्तविक है? बिल्कुल नहीं, ये हमारा गलत आंसर है। मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं, मूलों की प्रकृति कैसी है? काल्पनिक है, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद है सार्वंतर डी और व्यापक रूप a प्लस डी a प्लस 2d होता है। बिल्कुल सही होता है कि पहले पद में हम सार्वंतर जोड़कर अगला पद निकाल सकते हैं, और इस पहले पद में सार्वंतर जोड़ा तो दूसरा पद आ गया। क्योंकि ये सार्वंतर होता है वो दो पदों का अंतर होता है, तो पहले पद में उन दोनों का अंतर जोड़ दिया तो अगला पद मिल गया। फिर अगले इस वाले पद में a प्लस डी में आपने फिर से एक और d जोड़ा तो ये क्या बन गया? a प्लस 2d बन गया।
मतलब यदि इसको आपको, ये आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है, चौथा पद निकालना है तो इसमें आप एक और डी जोड़ दो, तो a प्लस 2d और d कितना हो जाएगा 3d हो जाएगा। तो ऐसे करके पूरी आप श्रेणी बना सकते हैं। तो बिल्कुल ये इसका व्यापक रूप होता है। तो ये हमारा कथन होने वाला है एकदम सत्य। 2 4 8 16 एक समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी कैसे चेक करते हैं? समांतर श्रेणी होने के लिए उनका अंतर कैसे होना चाहिए? आपस में समान होना चाहिए। तो 2 4 अच्छा 6 नहीं है, 6 की जगह पर हमारा दे रखा है 8, 2 4 8, इसके बाद है आपका 16, 2 4 8 16, ठीक है। अब 2 में से 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, 8 में से 4 घटाएंगे आपका 4 बचेगा, 16 में से 8 घटाएंगे आपका 8 बचेगा। क्या इन दोनों का सभी का अंतर समान है? बिल्कुल नहीं है। अंतर जहां पर समान नहीं है, जब अंतर समान नहीं हो तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी, ठीक है। एक समांतर श्रेणी है तो ये होने वाला है आपका कथन गलत। जबकि ये कैसी है? एक गुणोत्तर श्रेणी है। 2 का भाग 4 में लगाओगे 2 बचेगा, 4 का 8 में दोगे फिर से 2 आएगा, 8 का 16 में दोगे 2 आएगा। तो ये गुणोत्तर श्रेणी है, ना कि समांतर श्रेणी। अब सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं। तो बिल्कुल सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। 32 क्वेश्चन आपका त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कैसा होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या 180 होता है? बिल्कुल। त्रिभुज के तीनों जो शीर्ष होते हैं उनके बीच में जो कोण होता है उन तीनों कोणों का योग होगा आपका 180। बिल्कुल हमारा कथन यहाँ पर होने वाला है एकदम राइट। फिर कोण ए के सभी मानों के लिए साइन ए बराबर कोस है, तो ये एकदम गलत है। कोण ए के सभी मानों के लिए साइन ए बराबर कोस नहीं होता। tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि tan 0 की बात करें तो 0, tan 30 की बात करें तो 1/√3 आता है, लेकिन tan 45 की 1, tan 60 की वैल्यू आपकी √3, तो कहीं ना कहीं √3 की वैल्यू होती है आपकी 1.414। √3 की हो जाएगी आपकी 2 की हो जाएगी 1.414 और 3 की हो जाएगी 1.732, ठीक है। √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा है 1 से। तो जो कथन हमारा होने वाला है वो हमारा गलत होगा कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो गलत है ये। tan a का मान 1 से ज्यादा भी हो सकता है, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। फिर कोट a कोट और a का गुणनफल होता है, तो ये गलत है, क्योंकि कोट कहीं ना कहीं जो a है वो उसका थीटा है, तो गुणनफल उसका नहीं होगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट कि कोस a कोण a कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, बिल्कुल नहीं है। कोसेंट कोस a कोण a कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये भी आपका क्या होने वाला है? गलत होने वाला है, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोल रहा है आपका? 37 में क्वेश्चन नंबर है आपका साइन a प्लस बी बराबर साइन a और साइन b, ये आपसे पूछा गया है। चलिए यहाँ पर साइन ए के लिए बोला है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये आपका कथन गलत है, क्योंकि साइन ए प्लस बी का अलग से फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर इसने साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन मल्टीप्लाई आपका नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि ए प्लस बी जो है उसका पूरा एक आपका थीटा की वैल्यू है। तो यहाँ पर साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी आपका गलत हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि ये आपका क्या हो गया है? थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो कैसे होती है हम देखते हैं। यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2, साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो कहीं ना कहीं क्या ये वृद्धि होती जा रही है? तो ये 0, इसको हम 0.5 लिख सकते हैं। इसमें आप 1 और 1√2 लिखेंगे तो 1/, इसकी वैल्यू होती है 1.414। तो कहीं ना कहीं ये आपस में वृद्धि होती हुई जा रही है और आपस में जाके ये क्या बन गए? 1 बन गया। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये कहीं ना कहीं कथन हमारा सत्य होने वाला है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपका a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है। तो a बराबर 0 डिग्री पर क्या कोट 0 डिग्री, अब कोट 0 डिग्री को हम कोस 0 डिग्री बटे साइन 0 डिग्री लिख सकते हैं। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? कोस 0 का मान होता है 1,
क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, और कोस जीरो की इसकी वैल्यू अपोजिट हो जाएगी। फिर साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, किसी के भी डिवाइड में यदि जीरो आ जाए तो वो वैल्यू बनती है आपकी अपरिभाषित या अनंत जिसको आप बोलते हैं, या इनफाइनाइट, या इसके लिए आप ये साइन का यूज करते हैं। तो ये हमारा कथन एकदम सत्य होने वाला है, परिभाषित नहीं है, ठीक है। अब किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, किसी भी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इस कथन को जैसे हम कहें, मैं आपको एक फॉर एग्जांपल बताऊं कि ये हमने एक वृत्त ले लिया, ठीक है। अब वृत्त में मैंने आपकी एक स्पर्श रेखा खींच दी। स्पर्श रेखा क्या होती है, एक बिंदु से होकर जाती है। अब किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यहां पर इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल स्पर्श रेखाएं हो सकती है, गलत है, ठीक है। किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एक स्पर्श रेखा आप यहां से खींच सकते हैं, दूसरी आप यहां से खींच सकते हैं, तीसरी आप यहां से खींच सकते हैं। तो एक जो सिंगल वृत्त होता है उसकी जो स्पर्श रेखाएं मैक्सिमम अधिकतम 4 स्पर्श रेखाएं उस पर खींच सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। फिर वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, बिल्कुल राइट है। कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, ये मैंने एक बाह्य बिंदु ले ली, यहां से इसकी जो स्पर्श रेखाएं, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं। बिल्कुल हमारा जो कथन होने वाला है एकदम सत्य हो जाएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, बिल्कुल। जैसे आपका ये वृत्त है, ये छोटी सी आपकी जीवा कहलाती है। तो ऐसी जीवा खींचते खींचते आप जब जाएंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा कि एक जीवा इसके केंद्र से होकर जाएगी, और जो जीवा केंद्र से होकर जाएगी वही इसका व्यास होगी, और वही जो जीवा होगी वही साइज में सबसे बड़ी होगी। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है। ये हमारा कथन इसका सत्य होने वाला है। चलिए, अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 था। वो इसके बाद आपकी सही जोड़ियां 7 से 8 आपकी सही जोड़ियां दी हुई है, तो वो हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सके, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।